नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक सर आज हिंदी विषय में महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सघोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्राण या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो प्राण या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। ठीक है, पहला नंबर क्या है, अल्प प्राण, और दूसरा क्या है, महाप्राण। ठीक है, तो हम देखते हैं अल्प प्राण को। अल्प प्राण क्या है, देखिए अल्प, अल्प। ठीक है, अल्प का मतलब होता है, चाहे अल्प से आशय होता है क्या, कम। ठीक है, कम। और ठीक है, या इसको बोल सकते हैं थोड़ा। ठीक है, अल्प से आशय है कम या थोड़ा। उसी तरह से महाप्राण, महाप्राण यानी महा महा से आशय है अधिक, अधिक या ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, अधिक या ज्यादा। अब देखिए, प्राण इसमें भी लगा हुआ है, प्राण इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, तो प्राण का मतलब क्या होता है, देख लें। प्राण, प्राण का मतलब होता है हवा। प्राण का मतलब होता है हवा या वायु। ठीक है, हवा या वायु। कहने का मतलब यह है कि अल्प प्राण में वे व्यंजन होंगे जिनसे कम हवा निकलेगी। ठीक है, कम वायु बाहर निकलेगी, उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण उसको कहेंगे कि जब मुख से ज्यादा वायु बाहर निकले तो वहां पे महाप्राण होगा। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं। देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण की परिभाषा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जिन व्यंजन वर्णों का, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु, मुख से कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, कम वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। आगे चलते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का, वर्ग हमारे पास कितने हैं, यानी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में जो है कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, तो कुल वर्ण हो जाएंगे 25। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने यह प्रस्तुत है। देखिए, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो क वर्ग के अंतर्गत जो आता है वह है क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध, न। उसी तरह से इसमें प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो है 5 वर्ग थे और पांचों वर्गों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं वो है। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, और साथ ही में इसके अतिरिक्त अंतस्थ, इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, देखिए, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये होते कौन कौन है, तो यह होता है य, व, र, ल।
ये चार जो है क्या होते हैं, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मिलाइए इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम देखना है अब उसको। देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण दिख रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट में बंद है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का यह तृतीय वर्ण है। और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। और इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन, यानी ये अंतस्थ व्यंजन भी क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए एक लाइन दिया हुआ है नोट, सभी स्वर अल्प प्राण माने जाते हैं। स्वर हम लोगों के पास कितने हैं, यानी हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, और वो 11 स्वर भी क्या होंगे, अल्प प्राण ही माने जाएंगे। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण होंगे। आइए आगे चलते हैं महाप्राण को देखते हैं। महाप्राण, ठीक है, महा मतलब होता है अधिक, प्राण मतलब वायु। जब मुख से हमारे अधिक वायु बाहर निकलती है तो महाप्राण होता है। देखिए जिन व्यंजन वर्णों का, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा वायु बाहर निकले, ठीक है, मुख से जब ज्यादा वायु बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, पहला, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। वो 4 होते कौन कौन है, तो तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह। ठीक है, ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अब देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का चौथा, तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। ठीक है, और देखिए, और साथ में ऊष्म व्यंजन, तो साथ में यह क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और स स स ह, ये सभी जो है क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए अघोष एवं सघोष व्यंजन को देख लेते हैं। अघोष एवं सघोष, अघोष में देखिए, अघोष किसको कहते हैं, तो देखिए जिन व्यंजन वर्णों के, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां, हमारी स्वर तंत्रियों में, ठीक है, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन या झनकृत नहीं होता है, उसे अघोष कहा जाता है, उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यानी जिन व्यंजनों को बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो कंपन नहीं करती हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है, अघोष वर्णों के उच्चारण में आवाज़ कम भारी होती है। ठीक है, जब इन वर्णों को बोला जाता है तो हमारी आवाज़ क्या होती है, हमारी आवाज़ जो है कम भारी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे। तो इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। ठीक है, और साथ ही में स स स, साथ ही में क्या हो जाएंगे, तालव्य स, मूर्धा स और दंत स। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण यह हो गया। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, और साथ ही में क्या, स स स, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है,
तो ए जो है क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारी आवाज़ जो है कम भारी होती है। आइए आगे चलते हैं, सघोष को देख लिया जाए। सघोष, अब देखिए सघोष, सघोष को घोष भी कहा जाता है। ठीक है, सघोष को क्या कहा जाता है, तो सघोष को जो है घोष कहा जाता है। ठीक है, देखिए जिन व्यंजन वर्णों में, जिन व्यंजन वर्णों में हमारी स्वर तंत्रियां में कंपन होता है। ठीक है, हमारी स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है, उसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, ठीक है, इसमें सघोष अघोष में क्या होता है, घोष में और सघोष में क्या होता है, तो सघोष या घोष में जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का क्या, पांचवा। ठीक है, ए वर्ण जो है, और साथ ही में कौन कौन, साथ में य, व, र, ल और क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, ए पांचों। ठीक है, ए जो है जिसके जिसको कोष्टक में बंद किया गया है वो जो है क्या होंगे, सघोष या घोष होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी स्वर जो होते हैं, जो हमारे सभी स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर जो है हमारे 11 होते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सभी स्वर, सभी स्वर क्या होंगे, सभी स्वर सघोष होंगे। ठीक है, सघोष या घोष। ठीक है ना, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे है अनुस्वार, यहाँ पे रहेगा अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार, देखिए अनुस्वार एवं अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार एवं अनुनासिक, और अनुनासिक को क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, यह होगा पंचमाक्षर। अब देखिए अनुस्वार को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अनुस्वार को हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अनुनासिक को जो है चंद्र बिंदु लगाकर लिखते हैं। ठीक है ना, यानी अनुस्वार को हम लोग बिंदु के रूप में लिखते हैं और अनुनासिक को हम लोग जो है चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लें। ए दोनों ही नासिक के ध्वनियाँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों जो है कैसी ध्वनि है, तो यह जो है नासिक ध्वनि है, नासिका वाली ध्वनि है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अनुस्वार न तो व्यंजन है और न ही क्या है, स्वर है। ठीक है, अनुस्वार को न हम व्यंजन बोलेंगे और न ही क्या बोलेंगे, और न ही हम जो है स्वर बोलेंगे। ठीक है, अनुस्वार न तो व्यंजन होता है और न ही स्वर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि जबकि अनुनासिक, जबकि अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, अंतिम अक्षर होता है। अनुनासिक की बात की जा रही है। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक जो है प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, अंतिम वर्ण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, देखिए तो यह होता है अंग, य, ड़, न, म। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है। ठीक है, यह पहले वर्ग का अंतिम अक्षर है, यह दूसरे वर्ग का अंतिम अक्षर है, यह तीसरे वर्ग का अंतिम अक्षर है, यह चौथे वर्ग का है और यह पांचवें वर्ग का है। ठीक है, तो इन सबको क्या कहा जाता है, इनको अनुनासिक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर यह क्या है, अनुनासिक है, अनुनासिक, यह अनुनासिक होते हैं। ठीक है, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को जो है पंचमाक्षर भी बोल सकते हैं, पंचमाक्षर।
ठीक है, पंचमाक्षर यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार को बिंदु यानी अनुस्वार को ऐसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जबकि अनुनासिक को बहुधा चंद्र बिंदु से, ठीक है ना। अनुनासिक को कैसे लिखेंगे? अनुनासिक को जो है चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, ठीक है, चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखा गया है कि अनुस्वार, देखिए अगला बिंदु है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के पश्चात, अनुस्वार का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, ठीक है। यानी यह जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, जैसे गंगा, मंदी, अंश, अंडा, संध्या आदि, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो अनुस्वार होता है, क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग जो है हम लोग बिंदु के रूप में करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये जो है स्वरों के पश्चात होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या? गंगा। अब देखिए गंगा में के ग के ऊपर जो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जिस अनुस्वार का, वहाँ पे क्या है? अब देखिए ग, अब इस ग में जो है स्वर है, लेकिन स्वर दिख नहीं रहा है। अब ग से स्वर को बाहर निकालते हैं, देखिएगा तो निकालेंगे तो इस ग पे हलंत हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? अ जो है बाहर निकल जाएगा। जो हमारा अ क्या है? अ हमारा क्या है? स्वर है, ठीक है। अब देखिए, अब यह इस अनुस्वार का प्रयोग जो है इस अ के बाद हुआ है, ठीक है ना। इसी को समझना, वही लाइन लिखी गई है कि अनुस्वार का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे यह जो बिंदु है इसमें ग में जो लगा स्वर है उसके बाद लगी हुई है, ठीक है। उसी तरह से इसमें जो स्वर है उसके बाद यह बिंदु है, इसमें जो है इसके अनुस्वार के बाद है, इसमें चूंकि अस्वर ही है इसके बाद जो है अनुस्वार है। यहाँ पे जो स है, स में जो अ है, इस अ के बाद जो है बिंदी लगी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। जबकि, जबकि अनुनासिक में, जबकि अनुनासिक में नासिक के ध्वनि स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, ठीक है। अनुनासिक में क्या होता है? स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, ठीक है। जैसे आंचल, देखिए आंचल। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझ लीजिए, यह जो अनुनासिक होता है इसको चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी, उंगली में भी, आंख पे भी, कांच पे भी, ठीक है, ढांचा पे भी। अब देखिए जो मात्रा वाले होते हैं उसमें जो है यह चंद्र बिंदु लगाना जो है थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, इसलिए इसको बस केवल बिंदु लगा के काम चला लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु लगा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब वह अनुनासिक का प्रयोग है, ठीक है, लेकिन इस मात्रा की वजह से चंद्र बिंदु नहीं लग पाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंचाई, इसमें भी जो यह जो ई की मात्रा लगी हुई है वहाँ पे चंद्र नहीं बनाने दे रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैसे लग गया, ठीक है। यहाँ पे केचुआ है, ए की मात्रा जो लगी है वह चंद्र बनाने में जो है कठिनाई महसूस कर रही है, इसलिए इसको करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को जो है विशेष ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वर्तमान में अनुनासिक, वर्तमान में अनुनासिक जो है क्या है? पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है? वर्ग का, वर्ग का पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा, जो प्रत्येक हमारे वर्ग होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, ठीक है। पांचवा जो अक्षर होता है पांचवा अक्षर वह होता है क्या? पंचमाक्षर होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का यह जो पांचवा अक्षर है यह क्या होगा? पंचमाक्षर होगा। आगे चलिए। एवं अनुस्वार अनुस्वार, और यहाँ पे कमा लगा दिया गया, ठीक है। अनुस्वार, सभी स्थानों पर अनुस्वार ही अधिक प्रचलित होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यह हमारा अनुनासिक है, अनुनासिक, यह जो हमारा अनुनासिक है इसको हम लोग जो है किस में लिखते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में दिखाते हैं, ठीक है।
तो अब वर्तमान में इसका प्रयोग न करके किसका प्रयोग किया जाता है, अथवा इसका प्रयोग न करके केवल जो है बिंदु का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है ना, वर्तमान समय में चंद्र बिंदु अगर कहीं नहीं रहेगी तो वह गलत नहीं होगा। ठीक है ना, वर्तमान समय में यह लिखने में जो है यह जो है परिवर्तन कर दिया गया है। इसको अनुस्वार अनुनासिक को भी जो है अनुस्वार के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज का दिन इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।